Hello everyone, welcome back to my channel Nursing with Riya. Today we are going to start Unit 4 of Pharmacology जिसका नाम है ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देख लेते हैं सिस्टम के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स एक्ट करती हैं। सबसे पहले एंटी एस्टोमेटिक्स, ब्रोंकोडायलेटर्स, साल्ब्यूटामोल इनहेलर्स, डिकॉन्जेस्टेंट्स, एक्सपोर्टोरेंट्स, एंटीट्यूसिव्स, म्यूकोलिटिक्स, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर्स एंड एंटीहिस्टामिन्स। Bronchoconstrictors. Bronchoconstrictors are not typically used therapeutically as they induce narrowing of the airways which can lead to breathing difficulties. जो ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर ड्रग होती हैं वो थेराप्यूटिकली यूज नहीं की जाती हैं। क्यों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये क्या कर देते हैं, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहां के एयरवे को क्या कर देंगी, नैरो कर देंगी, पतला कर देंगी, जिससे क्या हो सकता है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी। They are more often a result of pathological condition like asthma or allergic reaction. Bronchoconstriction कब हो सकता है? अगर किसी पेशेंट को अस्थमा हो या फिर कोई एलर्जिक रिएक्शन हो। अब कंपोजिशन देख लेते हैं। There are no direct medication used as bronchoconstriction in clinical practice. However, certain agents or allergens can induce bronchoconstriction. कोई मतलब डायरेक्ट मेडिकेशन नहीं है ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर की, बट कुछ एजेंट्स हैं या फिर कुछ एलर्जेंस हैं जो क्या कर सकते हैं, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन को इंड्यूस कर सकते हैं या फिर ब्रोंक्यूल्स या फिर ब्रोंकाई को कॉन्स्ट्रिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर्स का। ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर कॉजेज कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स। जो भी ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स होती है उनके अंदर क्या हो जाता है, कॉन्स्ट्रिक्शन, लीडिंग टू नैरोड एयरवे, जिससे क्या होगा, एयरवे नैरो हो जाएगा और ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होगी। इंडिकेशन, ये अब इसके इतने सारे मतलब कुछ फायदा तो है नहीं, कोई थेराप्यूटिक इफेक्ट तो नहीं है, तो ये देते क्यों है, इसका इंडिकेशन क्या है ये देखते हैं अब। ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर आर टिपिकली नॉट यूज्ड थेराप्यूटिकली, ये तो बता दिया मैंने। दे आर रेलिवेंट इन अंडरस्टैंडिंग कंडीशन लाइक अस्थमा और इन ब्रोंकियल चैलेंज टेस्ट टू डायग्नोस अस्थमा। ये कब दी जाती हैं, जब हम डायग्नोस्टिक टेस्ट कर रहे होते हैं, किसके लिए, अस्थमा को चेक करने के लिए। कौन सा टेस्ट, मेथाकोलिन चैलेंज टेस्ट या फिर ब्रोंकियल चैलेंज टेस्ट, किसके लिए कर रहे हैं हम ये, अस्थमा को डायग्नोस करने के लिए। तब कौन सी ड्रग दी जाती है, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर ड्रग, या फिर ड्रग तो कोई है नहीं वैसे, सिर्फ कुछ एजेंट्स या फिर एलर्जेंस है, ठीक है। तो ये किस लिए दिए जाते हैं, अस्थमा को डायग्नोस करने के लिए। कौन से टेस्ट में, मेटाकोलिन चैलेंज टेस्ट या फिर ब्रोंकियल चैलेंज टेस्ट में। अब इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस देख लेते हैं, कब कब ये ड्रग्स नहीं देनी है। यूज ऑफ ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टिव एजेंट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पेशेंट विद रिएक्टिव एयरवे डिसीज। अगर किसी पेशेंट को क्या हो, रिएक्टिव एयरवे डिसीज हो, तो ये एजेंट्स नहीं देने हैं, अनलेस फॉर डायग्नोसिस पर्पस अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। कब दे सकते हैं, जब सिर्फ पहले तो सिर्फ डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए दे सकते हैं जब तक वो कंट्रोल्ड कंडीशन है, अंडर कंट्रोल कंडीशन है, अदरवाइज इस ड्रग को नहीं दे सकते। अब ड्रग इंट्रैक्शंस क्या है, हिस्टामिन concurrent use with other histamine releasing agent can exacerbate bronchoconstriction। जब हम हिस्टामिन ड्रग को कंटिन्यूअसली या कॉन्करेंट यूज करते हैं तो क्या कर सकते हैं, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन। मेटाकोलिन, no significant drug interaction noted but caution in patient with existing respiratory condition। मेटाकोलिन का कोई significant drug interaction नहीं है, बट क्या कर सकता है, respiratory condition। Methacholine, no significant drug interaction noted but caution in patient with existing respiratory condition। इसका मतलब है वैसे इसका कोई ड्रग इंट्रैक्शन नहीं है, अगर किसी पेशेंट को पहले से एग्जिस्ट रेस्पिरेटरी कंडीशन है तो उसमें कॉशन लेने के लिए। साइड इफेक्ट्स एंड एडवर्स इफेक्ट। साइड इफेक्ट्स क्या है अब हिस्टामिन ड्रग के और मेथाकोलिन ड्रग के, वीजिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट टाइटनेस, कफिंग। एलर्जेंस क्या कर सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शन जैसे कि ब्रोंकोस्पाज्म, यूटिकारिया, एनाफाइलैक्सिस इन सेंसिटिव इंडिविजुअल्स। टॉक्सिसिटी क्या हो सकती है, ओवर एक्सपोजर टू ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टिव एजेंट कैन लीड टू सेवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड हाइपोक्सिया। अगर हम ज्यादा ओवर एक्सपोजर करवा देते हैं ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टिव एजेंट का तो क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, वो भी नॉर्मल वाला एक्यूट नहीं, सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड हाइपोक्सिया। अब देख लेते हैं रोल ऑफ नट्स। रोल ऑफ नट्स क्या होने वाले हैं, फर्स्ट मॉनिटरिंग, ऑब्जर्व,
पेशेंट क्लोजली ड्यूरिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर साइन ऑफ ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। जब कोई डायग्नोस्टिक मतलब अस्थमा को चेक करने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट हो रहा है, तब क्या करेंगे हम, ऑब्जर्व करेंगे पेशेंट को क्लोजली एंड बी प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर ब्रोंकोडायलेटर इफ सीवियर रिएक्शन ऑकर। अगर पेशेंट को कोई सीवियर रिएक्शन हो जाती है तो पहले से प्रिपेयर रहेंगे ब्रोंकोडायलेटर ड्रग के साथ ताकि उसको एडमिनिस्टर कर दें। सेकेंड, educate patient about triggers that can induce bronchoconstriction and how to avoid them। पेशेंट को एजुकेशन देनी है कि उसकी ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स कैसे कॉन्स्ट्रिक्ट हो सकती है, तो उनको वो उन एक्टिविटीज को अवॉइड करे।